हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर्स एजुकेशन पॉइंट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात, नर्वस सिस्टम का रोल क्या होता है। तो इसका जो फंक्शन है ये है कोऑर्डिनेट विद हार्मोन या फिर हेल्थ एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी है इसके अंदर जितने भी कोऑर्डिनेशंस होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम हमारा बना कैसे होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे पास होते हैं न्यूरॉन्स साथ में साथ, और एक सेल होता है हमारा न्यूरोग्लियल सेल। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं नर्व सेल। फिर नर्व सेल आपस में मिलकर बनाते हैं नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यू से ही फिर क्या बनता है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम तैयार हो जाता है। अब नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहली बात आती है न्यूरॉन की। तो हम पहले न्यूरॉन पढ़ेंगे। न्यूरॉन क्या है, सबसे पहली बात, ये एक लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी का। ये सब जानते हैं, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अवर बॉडी इज न्यूरॉन। अब इसके आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दे कैन नॉट डिवाइड आफ्टर बर्थ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। तुमने सेल डिवीजन के अंदर पढ़ा होगा कि जो सेंट्रियोल होती है वहीं से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, और वही दो डीएनए को तोड़ती है, दो क्रोमोसोम को तोड़ती है, जिससे सेल डिवाइड होता है। लेकिन न्यूरॉन के अंदर सेंट्रियोल ही नहीं होता। अब तुम खुद सोचो, अगर न्यूरॉन के अंदर सेंट्रियोल नहीं होगा तो क्या सेल डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करता। तो फिर तुम सोचोगे सर, जो कैंसर होता है, तुमने सुना होगा ब्रेन में कैंसर हो गया, तो फिर ब्रेन में कैंसर कैसे हो सकता है? क्योंकि कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। मतलब जब सेल एक के बाद डिवाइड होते चले जाएंगे, बहुत सारे सेल बन जाएंगे, तभी तो कैंसर बनेगा। लेकिन न्यूरॉन्स तो डिवाइड ही नहीं करते, तो वहां कैंसर क्यों हुआ? तो मैंने तुम्हें यहाँ क्या बताया, यहाँ पर दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है न्यूरॉन, एक होता है न्यूरोग्लियल सेल। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है न्यूरॉन्स की। अब जो कैंसर होता है, कैंसर न्यूरोग्लियल के अनकंट्रोल डिवीजन की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लायोमास। जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसको हम ग्लायोमास बोलते हैं, विच इज ड्यू टू अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। तुम्हें ये बात याद रखनी है, न्यूरोग्लियल सेल जो होते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं बर्थ के बाद, लेकिन न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं कर सकती बर्थ के बाद। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे आता है जो न्यूरॉन्स होती हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं न्यूरॉन के अंदर। एक होती है सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन बोलते हैं, फिर पेरिकैनियन बोलते हैं, फिर सोमा बोलते हैं। एक होता है डेंड्राइट, एक होता है एक्सॉन। ठीक है, मैं तुम्हें इसका एक डायग्राम यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ, जरा समझना। देखो, इस तरीके से ये होती है हमारा न्यूरॉन। ये मैंने बनाई यहाँ पर सेल बॉडी, दिस इज सेल बॉडी। और तुम इसके ऊपर जो कांटे देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये जो लॉन्ग पार्ट है इसे हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा पार्ट मैंने तुम्हें बताया, एक तो सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट होता है, और एक्सॉन होता है। डेंड्राइट क्या होता है, डेंड्राइट आर आउट ग्रोथ विच कैरी इंफॉर्मेशन। डेंड्राइट क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है ऊपर से और पास आउट कर देता है किसके अंदर, आगे नर्व के अंदर। मैंने तुम्हें एक्शन पोटेंशियल ने बताया था, यहाँ पर वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं सोडियम पोटेशियम, उससे क्या होता है, आगे इम्पल्स प्रोपोगेट हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, ये तुम्हें पता ही होगा। अब अगली चीज आती है इसके अंदर, यहाँ पर कुछ प्रेजेंट होते हैं नीसेल्स ग्रेन्यूल्स। तुम्हें पता होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं नीसेल्स ग्रेन्यूल्स। जो नीसेल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं ये मॉडिफाइड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो नीसल ग्रेन्यूल्स क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है। अब जो ये नीसल्स ग्रेन्यूल होते हैं, ये बनाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर नीचे आकर यहाँ पर आकर फिल हो जाते हैं। ठीक है, एक बल्ब में फिल हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर वेसिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर वेसिकल। और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक बल्ब। साइनेप्टिक बल्ब, इस तरीके से। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा न्यूरॉन का, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल सिंपल है।
जो बीच में होती है इसे हम बोलते हैं सेल बॉडी। इतना पार्ट जो होता है सेल बॉडी बोलते हैं। ये डेंड्राइट होता है हमारा, ये एक्सॉन होता है, ये साइनेप्टिक बल्ब होता है। इसके अंदर नेसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं जो मॉडिफाइड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो नेसल्स ग्रेन्यूल भी क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है जो क्या बनाता है? न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है। और वो न्यूरोट्रांसमीटर ऊपर से नीचे आकर यहाँ पर आकर स्टोर हो जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है ये भी हम थोड़ी देर में जानने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई? आई होप तुम्हें इतनी बात समझ आई होगी। अब देखो होता क्या है, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो नर्वस सिस्टम के अंदर दो बातें हमें जान लेनी चाहिए। नर्वस सिस्टम को डिवाइड किस में कर रखा है? एक तो कर रखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसे हम बोलते हैं CNS, और एक किस में कर रखा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस सिस्टम के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब तुम इसका ख्याल देखना न्यूरॉन्स का। सपोज करो ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस वन, दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर सेल बॉडी का कलेक्शन, जो सेल बॉडी है, बहुत सारे न्यूरॉन की सेल बॉडी यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है CNS में है, तो इसको हम एक अलग नाम देते हैं। अगर सेल बॉडी कलेक्ट हो जाती है CNS में तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, अगर सेल बॉडी यहाँ कनेक्ट हो जाती है। और अगर सेल बॉडी कलेक्ट हो जाती है PNS में, इस तरीके से, अगर सेल बॉडी PNS में कनेक्ट हो जाती है तो इसके अलग नाम है, इसको हम बोलते हैं गैंग्लियन। गैंग्लियन। तो तुम्हें सिर्फ ये दो टर्म जरूर याद रखनी है। अगर सेल बॉडी PNS में कलेक्ट हो जाती है बहुत सारी आपस में न्यूरॉन की अलग अलग, तो उसे बोलते हैं हम गैंग्लियन। और अगर सेल बॉडी CNS में कलेक्ट हो जाती हैं अलग अलग न्यूरॉन की बहुत सारी, तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। ये दो टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के चैप्टर में बहुत बार आएंगी टर्म्स, तो तुम्हें इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो अब हम इसमें आगे चलते हैं। देखो अब बात आती है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ अराइजिंग फ्रॉम सेल बॉडी। जो डेंड्राइट अराइज हो रहा है वो कहां से अराइज हो रहा है, इसके बेसिस पर न्यूरॉन को 3 जगह क्लासिफाई कर रखा है। पहला आता है यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, जो डेंड्राइट है वो एक्सॉन से अराइज होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है ये वाली न्यूरॉन। और दूसरा डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जब मैं तुम्हें स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाऊंगा आगे जाकर तो वहां पर एक डोर्सल रूट आएगा, तो उसका जो डोर्सल रूट होगा वहां पर जो न्यूरॉन प्रेजेंट होती है वो यूनिपोलर होती है। ठीक है, एक आती है बायपोलर न्यूरॉन। बायपोलर न्यूरॉन में जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी से अराइज होता है डेंड्राइट, लेकिन बिल्कुल एक सिंगल स्ट्रक्चर अराइज होता है उसके ऊपर, फिर वहां से पूरा डेंड्राइट अराइज होता है। ऐसा नहीं कि सेल बॉडी के चारों तरफ से डेंड्राइट निकल जाते हैं, मतलब एक सिंगल स्ट्रक्चर बना सेल बॉडी के ऊपर, वहां से डेंड्राइट अराइज होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बायपोलर न्यूरॉन। ये कहां पर प्रेजेंट होती है? हमारी रेटिना में प्रेजेंट होती है, इंटरनल ईयर में प्रेजेंट होती है और ऑल्फैक्टरी पार्ट पर प्रेजेंट होती है। अगला आता है हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के ही साइड में से, जैसे मैंने तुम्हें पीछे एग्जांपल बनाकर दिखाया था, ये दिस वन, इट इज अ मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में डेंड्राइट सेल बॉडी से ही अराइज होती है, लेकिन सारी डेंड्राइट अलग अलग पार्ट से अराइज होती है सेल बॉडी के। इसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, और ये ज्यादातर यही पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के न्यूरॉन है, जैसे कि बायपोलर न्यूरॉन, ये रेटिना, इंटरनल ईयर और ऑल्फैक्टरी पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, जो यूनिपोलर न्यूरॉन होती है ये एम्ब्रियो में पाई जाती है, और साथ ही साथ में डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में ये पाई जाती है। ओके, अगली क्लासिफिकेशन आती है इसके अंदर डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन, इसको समझने की तुम कोशिश करना। देखो न्यूरॉन जो होती है 2 टाइप की होती हैं। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें बनाकर दिखाता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड का मैं ट्रांसफर सेक्शन लेता हूँ इस तरीके से। तो जो न्यूरॉन्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है जो इंफॉर्मेशन को लेकर आती है CNS तक, और दूसरी होती है जो इंफॉर्मेशन को लेकर जाती है। जो इंफॉर्मेशन को लेकर आती है CNS तक, उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जिसका फंक्शन होता है एफेरेंट, मतलब इंफॉर्मेशन को लेकर आना। और दूसरी होती है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करती है, मोटर इंपल्स लेकर जाती है कहां तक, ऑर्गन तक, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। इसका फंक्शन होता है इफरेंट। इफरेंट का मतलब होता है मेन पार्ट से दूर लेकर जाना,
एफरेंट पास लेकर आती है, इफरेंट दूर लेकर जाती है। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये एफरेंट इन फंक्शन होता है इसका, ये क्या करती है सेंसरी न्यूरॉन, ये इंफॉर्मेशन को लेकर आती है स्पाइनल कॉर्ड तक, और मोटर न्यूरॉन क्या करती है इसको दूर लेकर जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या हुआ था हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ सेल बॉडी, और दूसरा है हमारा डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। अब थर्ड टाइप आता है इसके अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेटेड शीट। अब देखो होता क्या है, जैसे ये मेरे पास एक न्यूरॉन है, जरा समझना इसको तुम, ये मेरे पास एक न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन के ऊपर तुम्हें यहाँ पर एक माइलिन शीट मिलेगी। तुमने ये अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, ये माइलिन शीट होती है। किसी न्यूरॉन पर तो ये माइलिन शीट पाई जाती है, लेकिन किसी न्यूरॉन पर ये माइलिन शीट नहीं पाई जाती। तो जिसके ऊपर ये माइलिन शीट पाई जाती है उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिसके ऊपर ये माइलिन शीट नहीं पाई जाती उसको हम बोलते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, और ये जो माइलिन शीट होती है इसके बीच की जो स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ठीक है, और जो ये अनमाइलिनेटेड शीट होती है इसके ऊपर ऐसा कुछ पाया नहीं जाता। माइलिन शीट का जो फंक्शन होता है ये इंसुलेटिंग की तरह काम करती है, इंसुलेटिंग की तरह काम करती है, और इसी माइलिनेटेड शीट के अंदर ही, मतलब माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर ही जो इम्पल्स होती है वो बहुत फास्ट, मतलब बहुत तेजी से प्रोपोगेट कर सकती है। बात समझ आई? अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर नर्व इम्पल्स प्रोपोगेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है नर्व इम्पल्स प्रोपोगेशन। अब ये भी दो टाइप का होता है। पहला, इन अ सिंगल न्यूरॉन, मतलब एक न्यूरॉन के अंदर किस तरीके से नर्व प्रोपोगेट करती है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, एक्शन पोटेंशियल, जो मैंने तुम्हें अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया है लेक्चर। उसके अंदर मैंने तुम्हें बताया है कि सिंगल न्यूरॉन के अंदर किस तरीके से इम्पल्स प्रोपोगेट करती है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी मेरी, तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी तुम देख सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट आता है इसका, इसके अंदर ट्रेवलिंग ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ये टॉपिक हम कवर करेंगे, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर कैसे जाती है इम्पल्स। तो देखो, ये रही हमारी पहली न्यूरॉन का साइनेप्टिक बल्ब। ठीक है, और ये रहा मेरे पास दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट या फिर सेल बॉडी वाला पार्ट। ठीक है, इस तरीके से। अब जरा ध्यान देना, जो साइनेप्टिक बल्ब होता है पहली वाली न्यूरॉन का, उसका जो लास्ट पार्ट होता है साइनेप्स से पहले, इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर। इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर। और जो सेल बॉडी का ऊपर का पार्ट होता है साइनेप्स के पास, इसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, और जिसका बीच का पार्ट होता है ये, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट। और इन तीनों को ही मिलाकर हम बोलते हैं साइनेप, इन तीनों को ही मिलाकर हम क्या बोलेंगे, साइनेप्स बोलेंगे। और साइनेप्स ही क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पर जाती है। ठीक है, अब ये जो जाती है इसके भी दो प्रोसीजर हैं, हम वन बाय वन कवर करते हैं। एक आता है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल साइनेप, दूसरी आती है केमिकल साइनेप। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप होती है, इसमें जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। और जो केमिकल साइनेप्स होती हैं, इनमें क्या होता है, जो दो न्यूरॉन्स होती हैं इनके बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल साइनेप होती हैं, इसके अंदर कोई एक स्पेशल मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये हमारी बॉडी में बहुत कम पाया जाता है। और जो केमिकल साइनेप्स होती है, इसके अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, और ये हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली पाया जाता है। तो जो स्पेशल मैकेनिज्म है, किस तरीके से इम्पल्स इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन के ऊपर जंप करती है केमिकल साइनेप्स के थ्रू, वो हम जानने वाले हैं। तो चलो देखना। ठीक है, मैं तुम्हें यहां समझाने वाला हूं। देखो,
होता क्या है, ये रही हमारी एक साइनेप्टिक बल्ब इस तरीके से, और ये रहा मेरे पास डेंड्राइट और सेल बॉडी दूसरी न्यूरॉन रही। मतलब इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बना दिया है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर। दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। मान लो कोई इंफॉर्मेशन आई ऊपर से आके इन न्यूरोट्रांसमीटर में वो फीड हो चुकी है। अब ये इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें इस पर पहुंचानी है। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर जो साइनेप्टिक बल्ब है, यहाँ पर एक चैनल होती है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। जैसे ही इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर करनी होती है, जो बाहर प्लाज्मा होता है वहां पर कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ये कैल्शियम क्या करता है, इस कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल से अंदर जाता है और उस न्यूरोट्रांसमीटर से जाकर बाइंड कर देता है। अब जैसे ही इस पर बाइंड करेगा तो ये क्या होंगी, वेसिकल्स थोड़ी भारी होंगी, और जैसे ये वेसिकल भारी होंगी तो ये इसको पुश कर कर नीचे लेकर आएगा कैल्शियम, और जैसे इसे पुश करके नीचे लेकर आएगा तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर आएंगी और यहाँ पर आकर अपना सारा मटेरियल इस यहाँ पर रिलीज कर देंगी इस प्लाज्मा में इस तरीके से। अब जैसे इसने यहाँ पर अपना न्यूरोट्रांसमीटर ने अपना मटेरियल रिलीज करा, तो जो डेंड्राइट्स होती हैं, डेंड्राइट्स के ऊपर लगे होते हैं रिसेप्टर्स, इसके ऊपर लगे होते हैं रिसेप्टर्स। तो जैसे ही रिसेप्टर्स इसके पास मतलब इंफॉर्मेशन आती है, रिसेप्टर्स एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद ये इंफॉर्मेशन यहाँ से इस तरीके से फिर प्रोपोगेट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर चली जाती है। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं वो किससे बनते हैं, क्वेश्चन यही आता है, तो वो बनाते हैं नेसल्स ग्रेन्यूल्स, जो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, जरा ध्यान देना। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि साइनेप्टिक डिले क्या होता है। दूसरा पूछा जाएगा तुमसे साइनेप्टिक फैटीग क्या होता है। तो जरा समझना, साइनेप्टिक डिले क्या होता है। मान लो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से यहाँ पहुंचानी है, और हमारे पास यहाँ पर जो कैल्शियम है उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा। मान लो नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन चली जाती है वो 0.001 सेकंड में चली जाती है, लेकिन कैल्शियम को टाइम लग गया इस वोल्टेज गेटेड चैनल्स को क्रॉस करने में और न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड करने में, और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने में लग गया 1 सेकेंड। तो यहाँ पर जो डिले आया इन्फॉर्मेशन सेंड करने का, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक डिले, ठीक है। तो साइनेप्टिक डिले क्या होता है, is the time taken for entry of calcium and release of neurotransmitter, ठीक है। ये होता है हमारा साइनेप्टिक डिले। अब साइनेप्टिक फैटिग क्या होता है, मान लो इंपल्स आ रही है, बार बार इंपल्स आ रही है, और बार बार इंपल्स आने की ही वजह से कैल्शियम बार बार अंदर जा रहा है और न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर बार बार निकल रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी ना, जो न्यूरोट्रांसमीटर बनाए थे नेसल्स ग्रेन्यूल्स ने, वो सारे खत्म हो जाए। तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो वो जो कंडीशन आएगी उसको हम बोल देंगे साइनेप्टिक फैटिग, ठीक है। तो आगे लिखा है मैंने, इफ द रिपीटेड stimulus is given and all neurotransmitter is exhausted, then fatigue is developed and it is called synaptic fatigue। आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। तो ये सब था हमारा नर्व इम्पल्स प्रोपोगेशन के बारे में। नर्व इम्पल्स प्रोपोगेशन एक सिंगल न्यूरॉन पे कैसे होती है उसके लिए तुम वीडियो देख सकते हो, ऑलरेडी बनी हुई है। और एक नर्व से दूसरे इम्पल्स पे जो ट्रांसफर होती है उसके 2 मेथड है, एक तो इलेक्ट्रिकल मेथड और एक केमिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड के अंदर क्या होता है, जो साइनेप्स होती है बहुत छोटी होती है, 0.2 नैनोमीटर की, तो इजिली इम्पल्स जंप कर जाती है। लेकिन जो केमिकल साइनेप्स होती है इसके अंदर गैप ज्यादा होता है। गैप ज्यादा होने की वजह से एक अलग से मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर मैकेनिज्म, और इस मैकेनिज्म के ही थ्रू जो इम्पल्स होती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर चली जाती है। ये मैंने तुम्हें यहाँ समझा दिया है। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम को कैसे क्लासिफाई कर रखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। और बाकी की जितनी भी डिटेल है, मतलब कवरिंग क्या होती है ब्रेन वगैरह की, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में
डिस्कस करेंगे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। मुझसे कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरे चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।